हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज कोई क्लास नहीं है, आज सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, एक सजेशन है, एक सलाह है कि किस तरह से आप 100 आउट ऑफ 100 अप्लाइड मैथमेटिक्स में ले सकते हैं। अभी जो अगस्त का एंड चल रहा है, तो अगर हम बात करें कि तो सितंबर से आप ये प्लानिंग कर सकते हो कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम तक अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि आप 100 आउट ऑफ 100 लाने के लायक अपने आप को बना सको। तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो सिलेबस आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और कितनी वेटेज किस चैप्टर की है, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो अगर हम बात करें तो नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है। 11 मार्क्स का टॉपिक है। अब इस 11 मार्क्स के अंदर हर एक टॉपिक अपनी एक अलग कहानी लेके चलता है। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं है। अगर आप देखोगे तो मॉडुलो अर्थमेटिक या कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, ये दोनों इनकी एक एक्सरसाइज है। ठीक है, एक एक्सरसाइज एलिगेशन मिक्सर की है, एक बोट एंड स्ट्रीम की है, एक पाइप एंड सिस्टम की है, एक रेसिस एंड गेम्स की है, और न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी एक चैप्टर अलग है। तो मतलब कोई किसी से लिंक नहीं है, सब बिल्कुल अलग अलग है। अगर आपने एलिगेशन मिक्सर नहीं करा है तो ऐसा नहीं है कि बोट्स एंड स्ट्रीम समझ में नहीं आएगा, अगर ये नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा। तो यानी सब एक अलग अलग चैप्टर है, बिल्कुल अलग अलग तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये 11 मार्क्स का टॉपिक है। अगर आप नंबर ऑफ डेज बेशक आप साथ साथ नोट करते जाओ कि कितने दिन के अंदर ये चैप्टर आप अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर मैं एक यूनिट को, एक टॉपिक को एक दिन भी दूंगा तो इनफ है। एक टॉपिक को अगर हम एक दिन भी देंगे तो इनफ है। मतलब एक, ये दोनों एक ही टॉपिक है। ठीक है, 2 3 4 5 6, तो टोटल मिलाकर ये 6 दिन के अंदर आप ये चैप्टर पूरा फिनिश कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर मैट्रिसेस आता है, डिटर्मिनेंट आता है। तो मैट्रिसेस ओवरऑल मिलाकर, डिटर्मिनेंट ओवरऑल मिलाकर दोनों 10 मार्क्स के हैं। और दोनों में अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो नंबर ऑफ डेज इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैट्रिसेस आप 3 दिन के अंदर, डिटर्मिनेंट आप मैक्सिमम 4 दिन के अंदर फिनिश कर सकते हो। तो 6 दिन वो हो गए और 7 दिन ये हो गए, मतलब 7 + 6 13 डेज हमारे पास अब तक हो गए। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट डे पर। नेक्स्ट जो टॉपिक है कैलकुलस, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही टॉपिक है। अब इसमें आप कितना जल्दी फिनिश करते हो ये आप लोगों के ऊपर भी। आइडियली सिचुएशन में अगर बताऊं, टोटल मिलाकर 15 मार्क्स का है, वेटेज हालांकि ज़्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से अगर हम देखें तो भी टॉपिक काफ़ी वास्ट है। तो अगर डिफ्रेंशिएशन आप देखोगे तो आप मैक्सिमम 2 या 3 दिन के अंदर आप इसको, 3 दिन आप लेके चलो, 3 दिन आप के अंदर आप इसको फिनिश कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आपको टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें आप, अभी मैं स्टार्टिंग की फेज़ की बात करूं तो आप मान के चलो कि 10 दिन तो आप इसमें लगाओगे। ठीक है, 10 दिन से अगर कम में आप कर लेते हो, दैट मीन्स आप बहुत बढ़िया स्पीड से चल रहे हो। ठीक है, 10 दिन यहाँ पर, 3 दिन यहाँ पर, 13 हो गए। इंटीग्रल्स में भी आप लगभग 10 दिन मान के चलो। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप लगा लो 5 दिन के आसपास। तो 10 और 10 20, 5 25 और 3 28, यानी पूरा एक महीना, पूरा एक महीना इसको डेडिकेटेड आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आपका कैलकुलस कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो एक महीना तो ये अलग ही छोड़ दो। वहाँ पर हमारे पास 13 दिन हुए थे, यहाँ पर आपके पास ये 4 टॉपिक हैं, 4 डेज इनफ है। तो 13 + 4 17। ठीक है, और कितने मार्क्स की प्रोबेबिलिटी, 10 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स 5 मार्क्स का है, 2 या मैक्सिमम 3 दिन इसके अंदर आप लगाओगे तो बड़े इजीली आपका हो जाएगा। 17 + 3 मतलब 20 डेज हमारे पास यहाँ तक हो चुके हैं। वो कैलकुलस का एक मंथ मैं अलग काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद टाइम सीरीज, टाइम सीरीज मैं कहूँ तो एक ही दिन का टॉपिक है वैसे तो। ठीक है, लेकिन फिर भी आप 2 दिन इसमें आप ऐड करके चलो, तो 22 डेज हमारे यहाँ पर हो गए। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टॉपिक हैं। 7 टॉपिक में से कुछ तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो मैक्सिमम आप इसके अंदर 6 दिन आप लगाओगे तो भी आराम से हो जाएगा, 5 दिन में भी हो जाएगा। तो 22 प्लस में 5 27, 27 और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपका 8 मार्क्स का है। इसके अंदर भी आप 3 दिन के अंदर इसको मैक्सिमम ख़त्म कर सकते हो, यानी एक महीने के अंदर आप नॉन कैलकुलस पार्ट और एक महीने के अंदर कैलकुलस वाला पार्ट,
आप ये फिनिश कर सकते हो। यानी एक महीने के अंदर 65 मार्क्स की प्रिपरेशन कर सकते हो और एक मार्क्स के अंदर आप 15 मार्क्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो कैलकुलस उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप सी के एग्जाम देने वाले हो उसके अंदर भी कैलकुलस आता है, तो मतलब वो तो करना ही है। और अगर आप 100 स्कोर करने की सोच रहे हो तो दैट मीन्स फिर तो वो करना ही है। ठीक है, बेशक ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। अब बात आती है कि तैयारी करें कैसे। और अब लोग एग्ज़ाम, किसी के एग्ज़ाम सितंबर में होने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, इतना टाइम नहीं है कि आप सारा का सारा कर सको। ठीक है, किसी के एग्ज़ाम सीधा प्री बोर्ड्स ही होंगे, प्री बोर्ड्स तो डेफिनेटली सभी के होंगे, उसके बाद फिर बोर्ड एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले तो आप माइंड में ये टारगेट रखो कि आपका जो टारगेट है वो बोर्ड एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम नहीं है। हाफ ईयरली के अंदर सिलेबस भी पूरा नहीं आता, वो आपके स्कूल टू स्कूल डिपेंड करेगा कि कितना आपका सिलेबस होगा। अब उसकी प्लानिंग आपको कैसे करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपना एक गोल सेट करना है कि जो आपके टेस्ट आने वाले हैं, आपके स्कूल के टेस्ट हो रहे हैं, जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहे हैं या आगे आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके अंदर आपका टारगेट क्या होना चाहिए। जब भी हम एक नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है, ऐसा तो नहीं है कि आप स्पाइडरमैन सुपरमैन तो है नहीं कि बस जंप लगाया सीधा ऊपर पहुंच गए। ठीक है, जीरो से सीधा 100 पर पहुंच गए। एक स्टेप, एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ज़रूरी नहीं है कि हाफ हाफ ईयरली के अंदर आप 100 मार्क्स गेन कर सको, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्री बोर्ड के अंदर आप 100 मार्क्स गेन कर सको, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आप 100 मार्क्स ले सकते हो, ये आपके लिए ज़रूरी है और ये इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। हाफ ईयरली में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, प्री बोर्ड में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हमें लाने हैं। अब उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा, तो जैसे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका जो आने वाले टेस्ट हैं उसका माइंड में आप ज़रूर प्रिपरेशन करो कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए। अगर मान लो आपके हाफ ईयरली के अंदर 7 चैप्टर आ रहे हैं, अब उन 7 चैप्टर की वेटेज मिलाकर आपकी टोटल 80 बना देंगे स्कूल वाले। अब उसमें से जो जो टॉपिक आपके आ रहे हैं उनको सिलेक्ट करो, उनको सिलेक्ट करो कि कौन सा टॉपिक आपको पहले करने हैं और कितने टॉपिक आपको हाफ ईयरली के अंदर करने हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हाफ ईयरली के अंदर पूरा 80 को टारगेट करो। ठीक है, 20 तो प्रैक्टिकल के हो गए ना, 80 को टारगेट करो, ज़रूरी नहीं है। आप 70 को टारगेट करो, लेकिन आप इंश्योर करो कि वो 70 के 70 आप लेकर ज़रूर आओगे, उसमें से एक नंबर भी आपका कटना नहीं चाहिए। आपको लग रहा है 70 में नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, आप 65 की प्रिपरेशन करो, आप 60 की प्रिपरेशन करो, आप 50 की प्रिपरेशन करो यार। लेकिन अगर आप 50 की प्रिपरेशन करते हो तो तैयारी ऐसी करनी है कि वो 50 के 50 आपके आने चाहिए, उसमें से कटना नहीं चाहिए एक मार्क्स भी। अगर आप ऐसा सोच के करोगे और इतने नंबर लेकर आओगे तो उसका मतलब है कि आप बोर्ड में 100 ला सकते हो। आप तैयारी तो करके जा रहे हो 80 की, सब कुछ पढ़ के जा रहे हो, लेकिन पेपर में जाएंगे तो कुछ पता ही नहीं, भाई 80 भी 40 भी आ जाए तो बहुत है। ऐसी सिचुएशन करके मत जाना। ठीक है, आप 50 का टारगेट करो, आप 60 का टारगेट करो, जैसे भी आपने अभी तक चैप्टर करे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, जब बिल्कुल एग्जाम सर पे आ जाते हैं तब स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि आप 80 में से 40 ला सकते हो, या 40 की प्रैक्टिस करो। आप जो जो चैप्टर्स आपके स्कूल में हो चुके हैं उनको टारगेट करो कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा ईजी है। पहले आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करो, उनके ऊपर आप मेहनत करो और अपने आप को इस लायक बनाओ कि जितना आप सोच के जा रहे हो ना उतने मार्क्स आप एग्जाम के अंदर लेकर आओ। अगर आपने 50 के बारे में सोचा है तो 50 के लिए मेहनत करो और 50 नंबर आपको लेकर आने हैं। ये मन में आपके दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मेरे को 50 तो लेकर आने ही आने हैं। फालतू आ जाए तो एक अलग बात है, अच्छी बात है, लेकिन 50 से कम में मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। मेरे को 50 से कम मेरे को लाने ही नहीं है, अगर आपका 50 का टारगेट है तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। अब उस काम को करने के लिए अभी तो हम फिलहाल जो आपके टेस्ट आ रहे हैं उसी के हिसाब से चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के बारे में बाद में बात करेंगे। अब जो चैप्टर आप करने जा रहे हो उसके लिए जो आपके बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो। कभी भी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे मत भागो कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 100 कर लिए लेकिन आपको बेसिक्स ही नहीं आता। आपने क्या करा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा, एक क्वेश्चन आप करने बैठ रहे हो, अगर आप कहीं अटक रहे हो तो फटाफट देखा यहाँ से सॉल्यूशन देखा, फिर दोबारा आपने करना स्टार्ट कर दिया, एक लाइन पकड़ी, आपको पता लग गया ऐसे होना है, फिर आगे आपने सॉल्व कर दिया। उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप 100 क्वेश्चन कर लो, 200 कर लो, 300 कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एग्जाम में जाओगे तो वहीं पर ही अटक जाओगे। तो सबसे पहला काम तो आपका अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक वीडियोस देखो, बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे
तो फिर आपको अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक आप कर रहे हो, आप एम एल अग्रवाल कर रहे हो, एम एल भार्गव कर रहे हो, आर डी कर रहे हो, सी बी एस ई हैंड बुक कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन उसके अंदर आ जाए एग्जाम के। हो सकता है क्वेश्चन डिफरेंट आ जाए, ठीक है, स्टेटमेंट चेंज हो जाए, उसकी जो स्टेटमेंट में जो नंबर्स आते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, वो चेंज हो जाए। तो अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप डेफिनेटली वहाँ पर फंसोगे। तो वो काम नहीं करना है, अपने बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। अब बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तरीका क्या होता है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर फार्मूला शीट दे दो। मैंने फार्मूला शीट लास्ट ईयर दी हुई थी, इस साल भी फार्मूला शीट आपको मिल जाएगी। अब मिल जाएगी क्या, अवेलेबल है, गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर जाओगे, वहाँ पर फ्री कंटेंट सेक्शन के अंदर आपको पूरी फार्मूला शीट मिल जाएगी। लेकिन वो नोट्स भाई मैंने बनाए हुए हैं, वो नोट्स आपके अपने नहीं है, आप उसमें से फिल्टर करो। ठीक है, उसमें मैंने कई चीज़ें ज़्यादा भी मतलब थोड़ा डिटेल में भी लिख रखी हैं। अब एग्ज़ाम के हिसाब से आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, वहाँ पर जो जितना लिखा हुआ है उसमें से फिल्टर करो कि आपको कितनी नीड है, क्या कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जब आपको रिवाइज करना पड़े तो आप फटाफट उनको समझ सको। अगर आप लेंदी नोट्स भी बनाते हो तो भी अगर आपने खुद बनाए होंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए नोट्स अपने हमेशा खुद बनाओ कि आपने क्या फार्मूला वहाँ पर अप्लाई करना है, कौन कौन से फार्मूलाज हैं उनको याद करो। लेकिन नोट्स आपके खुद के अपने होने चाहिए। उसके लिए एक छोटी नोटबुक बना लो, पतली सी एक नोटबुक ले लो, उसमें सारे के सारे फार्मूलाज लिखो, अपने आप याद करके समझ के फार्मूलाज को लिखो और अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, तो आप ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अक्सर हम कर लेते हैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब वीडियोस के थ्रू लगभग सब सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच में छोड़ रखे हो एक आध, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको मैंने करा रखे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स के ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। एग्जाम्पल्स के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल सॉल्व हुए हैं आपकी बुक में, आपको बस उनको समझ के प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कहीं अटकते हो तो सॉल्यूशन आपके पास है, और सॉल्यूशन को देखो, समझो, और समझने के बाद फिर पूरा पूरा क्वेश्चन करो। ये नहीं कि उसमें से देख देख के करते रहेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि भाई चोर नज़रों से देखना नहीं है कि सॉल्यूशन में ये हो रहा है, सॉल्यूशन में ये हो रहा है, ऐसे नहीं करना है। समझ लो, पहले अच्छे से समझ लो, अपने टीचर से समझ लो, ठीक है, खुद से समझ लो, घर में बड़े भाई बहन हैं उनसे समझ लो। समझने के बाद फिर आप उसको प्रैक्टिस करो, तब आप एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट बेनिफिट होगा। रीड क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन केयरफुली, ये बहुत गंदी आदत है, ठीक है, सभी के अंदर होती है नॉर्मली, कि हमने स्टार्टिंग की लाइन पढ़ी, अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन है, अरे ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे होना, ये तो मुझे आता है, और वो फटाफट करने लग जाते हैं। पता लगता है एंड में जाके देखते हैं यार जो वैल्यूज़ है ये तो चेंज कर दी गई है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ और उसमें ट्विस्ट कर दिया गया है। ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन था उसी के अंदर ही कुछ ना कुछ और चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की जो डिस्क्रिप्शन है, उसको ध्यान से पढ़ते नहीं है। ठीक है, वहाँ पर मान लो इंटरेस्ट रेट है, तो आपने जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ समझा होगा उसी तरह का क्वेश्चन बिल्कुल उसमें ईयरली होगा, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है उसमें हाफ ईयरली होगा। आप ईयरली के हिसाब से आंसर निकाल दोगे, हाफ ईयरली देखोगे ही नहीं, तो भैया आंसर तो गलत आना ही आना है। तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ो, उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है। अगर चेंजेस हैं तो उसी के हिसाब से अपने आंसर को मोल्ड करो, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ो, उसको समझो क्या उसमें पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन की फीलिंग्स को समझो, क्वेश्चन की फीलिंग समझ जाओगे कि क्वेश्चन में क्या वो कह रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अपने आंसर तक ज़रूर पहुंच जाओगे। तो क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ो, उसके बाद करो। आइडेंटिफाई यूर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन देम। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हम प्रैक्टिस में नॉर्मली करते क्या है, आपने मान लो 10 क्वेश्चन पिक करे, 10 में से 7-8 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, आपने वो क्वेश्चन कर लिए। एक दो क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करते हो, चलो इसको बाद में करेंगे, चलो इसको बाद में करेंगे, वो बात कभी आता ही नहीं है, एक बार वो छूट गया तो छूट गया। जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपको डिफ़िकल्टी कहाँ पर आ रही है, लेकिन वो हम आइडेंटिफाई करते नहीं है। हम खुश हो जाते हैं 10 में से 8 क्वेश्चन कर लिया, अरे ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम के अंदर जरूर थोड़ा ना कि ये 2 क्वेश्चन ही आएंगे जो हमें नहीं आते हैं। और ऐसा ही होता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता एग्जाम के अंदर आता है। और कमेंट में बताना कि ऐसा किस किस के साथ होता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ना वही एग्जाम के अंदर आता है, कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। अब आपको करना क्या चाहिए कि जो आपका वीक एरिया है, जिस वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उस वीक एरिया को आइडेंटिफाई करो कि वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं हो रहा। क्या आपको फार्मूला याद नहीं है, क्या आपको उसका कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया है, क्या आपको उसकी स्टेटमेंट समझ में नहीं आई है, या आपकी कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ है।
क्या आपका वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको लिखो बड़ा बड़ा। जो नोटबुक आप बनाओगे उसमें लिखो कि मेरी अभी ये वीकनेस है, मुझे इसका फार्मूला याद नहीं है, या मुझे इसकी स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आई है कि लिखा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दे रखी है, कैसे इसको समझूं, या फिर इसमें जो कैलकुलेशन हो रही है उसमें स्क्वायर रूट निकालना है या क्यूब रूट निकालना है या लॉग वैल्यूज निकालनी है, वो मुझे नहीं आती है अभी अच्छे से, मेरे को वो सीखनी है। वो वीक एरियाज जो हैं उसको आप पॉइंट आउट करो, उसको आप लिखो, अपनी गलतियों को खुद समझो कि मेरी गलती क्या हो रही है यहाँ पर। अगर आप अपनी गलती को खुद पकड़ लेते हो तो आप सबसे बड़े अपने आप के लिए टीचर हो, कि आप अपनी गलती को पकड़ पा रहे हो कि मेरी गलती कहाँ पर है, और आपने अपनी गलती को पकड़ लिया तो उसका सॉल्यूशन भी आप कर पाओगे। लेकिन अगर आपने उसको नेगलेक्ट कर दिया, यार कोई बात नहीं कि चलो मेरे को 8-10 में से 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, तो आप वो गलती अगर करोगे तो आप फिर एग्जाम के अंदर फंसोगे, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 मतलब परफेक्ट स्कोर। परफेक्ट स्कोर का मतलब है आपको परफेक्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे हर तरीके से। आपको स्टेटमेंट भी समझ में आनी चाहिए, आपको फार्मूला भी याद रहना चाहिए, क्वेश्चन में ट्विस्ट कहीं हो रहा है तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए, उसमें कैलकुलेशन क्या क्या होनी है वो सब आपको क्लियर होनी चाहिए, लॉग वैल्यूज़ कैसे निकालने हैं, एंटी लॉग कैसे निकालना है। ठीक है, आपको अगर डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रखी हैं, अगर डिवीजन भी बड़े बड़े आ रहे हैं तो वो डिवीजन भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, सब चीज़ें आपको आएंगी तब आप जाके 100 पे पहुंचोगे, और अभी आपके पास इस चीज़ों के लिए टाइम है कि इन पर आप मेहनत कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हेल्प योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट टू सॉल्व देयर डाउट्स। अक्सर कई बार क्या होता है कि क्लास में कंपटीशन होता है, क्लास में कंपटीशन होता है कि भाई इसके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, मेरे कम मार्क्स आ जाएंगे, तो मेरे को एक क्वेश्चन आता है मैं इसको ना बताऊं। ठीक है, एग्जाम में नहीं बताना है, एग्जाम में नहीं बताना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा कोशिश करो कि अपने फ्रेंड्स की आप हेल्प करो, अपने क्लासमेट की आप हेल्प करो, उनको टीच करो। और ये डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन को आप समझ रहे हो किसी से और एक क्वेश्चन को आप समझा रहे हो किसी को, तो जब आप समझाते हो तब आपको अपनी गलती जल्दी से समझ में आती है। क्योंकि जब जो चीज़ आप समझाना चाह रहे हो अगर आप सामने वाले को समझा नहीं पाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी यहाँ पर वीकनेस है। जब आप क्वेश्चन समझ रहे होते हो तो आप समझ रहे होते हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर भी रहे होते हो तो आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे होते हो, आपको अपने बारे में पता होता है कि भाई मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन जब आप समझा रहे होते हो तो आप किसी थर्ड पर्सन को समझा रहे होते हो, और जब वहाँ पर कहीं गलती हो रही होती है या कोई ऐसा पॉइंट आता है जो आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपको उसी समय फील हो जाता है कि ये पॉइंट मेरा अभी वीक है, यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं अगर इसको समझा नहीं पा रहा हूँ, ये चीज़ मैं इसके सामने सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स ये मेरा वीक पॉइंट है। और टीचिंग जो होती है वो सबसे बड़ी लर्निंग होती है। अगर आप घर में आपके छोटे भाई बहन है, मैं कहता हूँ घर में छोटे भाई बहन है, आप उनको पढ़ाओ। ये मत सोचो कि वो छोटी क्लासेस में, ज़्यादा छोटी क्लासेस में, अगर 7th 8th 9th 10th में भी आपके भाई बहन है ना, उनको आप पढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपकी स्टडी भी इम्प्रूव होगी। ये मैं गारंटी के साथ है, लिख के बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो, अपने ब्रदर सिस्टर की हेल्प करो, छोटे हैं आपसे वो, ठीक है, अपने क्लासमेट की हेल्प करो। जितना आप हेल्प करोगे, दूसरों को आप बताओगे, उतना ज़्यादा आप सीखोगे। तो इस चीज़ से कभी हेजिटेट मत करना कि मैंने क्वेश्चन इसको बता दिया तो इसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। अपना टारगेट आप बड़ा रखो, छोटी सोच मत रखो, कि क्लास के अंदर कंपटीशन की सोच मत रखो, आप बोर्ड की कंपटीशन की सोच रखो। और उसके लिए आपको जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करो, उतना ज़्यादा चैलेंजेस लो। हम चैलेंजेस अक्सर लेते नहीं है, स्पेशली मैथमेटिक्स में चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है, दिमाग में दर्द होने लगता है। ठीक है, खोपड़ी ऐसी हो जाती है कई बार कि भाई यार क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। और 100 आउट ऑफ 100 या 90s की लाइन में वही स्टूडेंट होते हैं जो उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। जो चैलेंजेस को छोड़ देते हैं वो कभी 90 से ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते। यही फ़र्क होता है जो टॉपर्स होते हैं और जो एवरेज होते हैं या अबव एवरेज होते हैं, उनमें यही फ़र्क होता है। ठीक है, अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करना सीखोगे, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को खुद से क्रैक करने की कोशिश करोगे। जब मुश्किल क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो कई बार हम उसको छोड़ देते हैं, यार छोड़ो ये क्लास में पूछ लेंगे, सर से पूछ लेंगे। वहां पर पूछने का ऑप्शन तो आपके पास है ही है ना। आपको पहले खुद से कोशिश करनी है, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो। जब आप पूरी तरह सरेंडर कर दो कि ये नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, मैंने खूब अपनी तरफ से कोशिश कर ली, अपनी तरफ से मैंने 100% कर लिया है, और तब भी आपसे नहीं हो रहा, तब आप गाइडेंस लो किसी से, उससे पहले मत लो। पहले अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालो और अपनी तरफ से कोशिश करोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं थोड़े ट्रिकी, लेकिन जब आप खुद से एफर्ट कर लोगे फिर आप जाके पूछोगे ना, तो आपको अपनी गलती भी हमेशा ध्यान रहेगी कि ये गलती मैंने ऐसे करी थी और ये मुझे ऐसे रिपीट नहीं करनी है।
तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो स्टडी है उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में हम फिर कभी बाद में बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या मटेरियल प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने यूट्यूब पर सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर के जो इस साल नए लेक्चर्स नहीं हैं वो पिछले साल अवेलेबल हैं। अगर आपके कोई ऐसे टॉपिक है जो आपके स्कूल में हो चुके हैं, आपके एग्जाम में आ रहे हैं, लेकिन अभी यूट्यूब पर अभी इस साल अपलोड नहीं करें, तो आप पिछले साल के लेक्चर्स देख सकते हो, तो वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहो, आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। उड़ान बैच जो चल रहा है इसका क्लास 12th का, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। आगे आने वाले टाइम में हम कुछ क्रैश कोर्सेज भी लॉन्च करेंगे, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या यूट्यूब पर भी सारा फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, आप जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा, करने के लिए कोई और नहीं आएगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं जल्दी ही आप लोगों के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।